दोस्तों, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी और आप देख रहे हैं सामयिकी। सामयिकी में आज का हमारा विषय है केरल। केरल में शुरू हुई थर्ड वेव की दस्तक, कोरोना थर्ड वेव की दस्तक। तो दोस्तों, केरल के अंदर बहुत समय से ऐसा लग रहा था कि केरल के अंदर एक उभार हो रहा है कोविड का, कोरोना का। हालांकि केरल सरकार इस पर एक तरह से मुंह सिले बैठी थी, इस पर बात नहीं करना चाह रही थी। लेकिन अब ये एक तरह से आधिकारिक रूप से सरकार ने ये स्वीकार कर लिया है कि केरल के अंदर थर्ड वेव की शुरुआत हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज, उन्होंने बयान दिया है कि अब दूसरी वेव के बाद केरल में तीसरी वेव शुरू हो गई है, जिसके लिए हमें प्रबंध करने पड़ेंगे। तो ये तीसरी वेव की बात जो है ये सरकार ने स्वीकार कर ली है और ये तीसरी वेव, तीसरी लहर जो कोरोना की है, ये शुरू हो गई है। इस लहर के शुरू होने के साथ ही केरल के अंदर न सिर्फ मरीजों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई है, बल्कि उनमें जो डेल्टा वायरस के केस हैं वो सीधे आसमान छू रहे हैं, उनकी रॉकेटिंग हो गई है। पिछले लगभग 2 महीने से, अगर हम 4 जून से और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक की बात करें, तो केरल के अंदर एक तरह से लगभग ये जो वेव है, ये एक तरह से इसका समतलन हो गया था। जो दूसरी वेव थी, जो दूसरी लहर थी, उसका समतलन हो गया था और हर रोज़ जो संक्रमण हैं, जो मौतें हैं, वो घटती जा रही थी और वो लगभग पिछले 2 महीने से अब 12 से 14 हज़ार के बीच में आकर टिक गई थी और वो बढ़ नहीं रही थी। एक तरह से उनमें प्लेट्यू इफ़ेक्ट जिसे कहते हैं वो शुरू हो गया था, समतलन हो गया था। थोड़ा बहुत बढ़ती थी, गिरती थी, बढ़ती थी, गिरती थी और एक तरह से वो समतल में थी। 12 से 14 हज़ार के बीच में ये संक्रमण टिके हुए थे। लेकिन अचानक पिछले 1 हफ्ते में ये संक्रमण जो हैं, इनके अंदर बहुत ही तीव्र गति से जो है वृद्धि हुई है और ये संक्रमण 20 से 22 हज़ार रोज़ाना तेज़ी से बढ़ने लग गए हैं। 22 हज़ार का आंकड़ा छू रहे हैं रोज़। और एक दिन में आंकड़ा जो है वो 60 की तादाद को पार कर गया है मौतों के मामले में। 60 से ज़्यादा मौतें अब केरल के अंदर एक दिन में हो रही हैं। कुल 34,11,489 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। ये सरकारी रिकॉर्ड की, आधिकारिक रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और 56 मौतें एक दिन में, जैसा मैंने कहा कि इनमें से 56 मौतें एक दिन में हो रही हैं। और आंकड़ा, जो कम से कम आंकड़ा भी इस सप्ताह में रहा है, वो 17,000 के पार रहा है। और ये मौतों की तादाद जो है, ये औसत तादाद जो है, ये 20 से 22 हज़ार की तरफ जा रही है। और अब 22 हज़ार को भी ये क्रॉस करने के लिए 1-2 दिन में शायद 22 हज़ार को क्रॉस कर जाएगी, अगर इस स्पीड से ये चलती गई तो। इस समय पूरे देश के अंदर जितने कोविड के मामले हैं, उनमें आधे से ज़्यादा केरल के अंदर हैं। केरल के अंदर कोविड के मामले बहुत ज़्यादा इस समय हैं और इस तादाद के चलते केरल भारत में नंबर 1 का राज्य बन गया। अब नंबर 1 पर आ गया है, जिसके अंदर कोविड संक्रमण और मौतें, पूरे भारत में जितने संक्रमण हो रहे हैं उसके आधे से ज़्यादा केरल में हो रहे हैं और केरल नंबर 1 पर आ गया। जो दैनिक विकास दर है, इसके अंदर संक्रमण के मामले में वो 0.6% पे पहुंच गई है। जिस रेट से, जो रेट ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ नहीं, रेट ऑफ ग्रोथ, और
इस रेट ऑफ ग्रोथ के साथ ये रेट ऑफ ग्रोथ जो है, विकास की जो दर है, इसकी वृद्धि की जो दर है, ये भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये दर भी लगातार बढ़ रही है, वृद्धि तो हो ही रही है बड़ी तेज़ी से, ये दर भी, जो बढ़ने की दर है, ये भी बढ़ रही है और ये दर लगभग 0.6% पर बढ़ रही है, जो काफ़ी अच्छी तादाद है। लगभग 4,32,600 लोग इस समय होम क्वारंटाइन में हैं, जो अपने घर पर इलाज कर रहे हैं, और 28,596 मतलब 28,600 के करीब लोग जो हैं वो अस्पतालों में भर्ती हैं। और इस सब के बीच में स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान, उनका ये बयान जो स्वीकार कर रहा है कि वहाँ थर्ड वेव की शुरुआत हो गई है, तो ये पूरे देश भर में चिंता पैदा करने वाला बयान है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, वीना जॉर्ज स्वास्थ्य मंत्री हैं केरल की, उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में कोविड वार्ड फिर से दोबारा से जो है उनको तैयार कर दिया गया है, उनको खोल दिया गया है जो बंद कर दिए गए थे, और पहली और दूसरी लाइन का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए जितने भी सेंटर्स हैं उन सब को खोल दिया गया है। 27 जुलाई से आज तक, आज 3 अगस्त तक 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमण केरल के अंदर हो चुके हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये चिंताजनक है। और टोटल पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, मतलब जितने लोगों का टेस्ट हो रहा है वहाँ, उनके अंदर संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ते बढ़ते 12% को क्रॉस कर गई है। 678 क्षेत्र ऐसे हैं केरल के अंदर जिनके अंदर ये जो दर है, जिसको TPR कहते हैं, टोटल पॉजिटिविटी रेट, ये 10% से ऊपर है। और इसमें जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि केरल में अगर हम ये मानकर चलें कि वैक्सीन किसी तरह का असर कर रही है, तो केरल में अभी तक कुल 17% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड हैं, बाकी लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। और जितने कुल मामले केरल के अंदर इस समय सामने आ रहे हैं, टेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, उसमें 95% मामलों के अंदर डेल्टा वेरिएंट जो है वो इन्वॉल्व है। ये मामले डेल्टा वेरिएंट के मामले हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक वेरिएंट है कोविड का, कोरोना का, कोविड-19 का। एक म्यूटेटेड वेरिएंट है, एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन जो हैं वो हो गई हैं, और वहाँ जीनोम को पढ़ने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनकी जो संस्था है केरल के अंदर, उसने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दी है कि ये थर्ड वेव जो है इस पर अंत नहीं होगा इसका। इससे पहले भी जो स्पेनिश फ्लू था उसकी कम से कम 4 वेव आई थी, और इसकी जो वेव हैं कोविड की वो उससे कहीं ज़्यादा हो सकती हैं। तो यहाँ कोविड संक्रमण से हमें छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जैसा कि केरल के आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर ये संक्रमण जो है ये आने वाले दिनों में फैलेगा, और ये जो तीसरी वेव आ रही है ये भी लगता नहीं कि आखिरी वेव होगी, इसके बाद भी वेव पर वेव, लहर पर लहर इसकी आ सकती है। इस बीच में जो सबसे बड़ी हमारे लिए चिंता की बात है, जनता के लिए चिंता की बात है, वो ये है कि दक्षिणपंथी मीडिया और दक्षिणपंथी सरकारें मिलकर किस तरह से जनता के बीच में भ्रामक प्रचार करती हैं, किस तरह से उसे धोखा देती हैं, उसका जो हमें जीता जागता उदाहरण है वो केरल के अंदर मिलता है। पहली वेव में जिसमें केरल बचा रहा था, और वो ख़ास तौर से इसलिए बचा रहा था कि केरल में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, एक तो केरल साक्षर है, केरल के अंदर जो लिटरेसी का रेट है, साक्षरता का रेट है, वो बहुत ज़्यादा है, लगभग पूरा केरल साक्षर है। और ख़ास तौर से केरल के अंदर जो पैरामेडिक्स हैं, नर्सिस हैं, कंपाउंडर हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, और विदेशों में भी वो लोग जो है काम करते हैं,
केरल बहुत बड़े पैमाने पर पैरामेडिक्स का जो है सप्लायर है दुनिया को। तो वहाँ मेडिकल दृष्टि से कहें तो जागृति बहुत ज़्यादा है और लोग पहली वेव में काफ़ी हद तक बचे रहे थे। लेकिन इसे बिल्कुल ही गलत तरीके से पोज करते हुए, केरल सरकार की कामयाबी के तौर पर इसे दिखाते हुए पूरी दुनिया के दक्षिणपंथी मीडिया ने, भारत की दक्षिणपंथी मीडिया ने नहीं, पूरी दुनिया का जो राइट विंग मीडिया है उसने बहुत ही भ्रामक और गलत प्रचार शुरू किया। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने ये कहना शुरू किया कि केरल सरकार के पास कोई जादुई मैनेजमेंट है जिससे उसने कोविड की लहर को केरल के अंदर घुसने नहीं दिया या उसे रोक रखा है। ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। दरअसल ये जनता की सावधानी थी, जो जनता काफ़ी सजग है केरल के अंदर, उसकी सावधानी थी कि किसी तरह से जो पहली वेव थी, पहली लहर थी, उसकी चपेट में केरला आने से बचा। लेकिन दूसरी लहर की चपेट में केरल जो है वो बहुत अच्छे से आया। अप्रैल के बाद जो है वहाँ दूसरी लहर की जो चपेट थी उसमें केरल में बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और केरल जो है दरअसल दूसरी लहर के मध्य से ही संक्रमणों को, इन्फेक्शंस को पायनियर कर रहा था, उनकी अगली कतार में था। तो ये पूरा जो प्रचार था दुनिया भर में, दक्षिणपंथी मीडिया का प्रचार था कि केरल जो है वो किसी तरह से इस लहर से बाहर है, बचा हुआ है, या कुछ ऐसा प्रबंध जो है वो पूंजीवाद की सरकारें कर सकती हैं जिससे बीमारी से, इससे वायरस से बचा जा सकता है। तो पूरी तरह से गलत साबित हुआ और ये हमें स्पष्ट रूप से पता चला कि ये सरकारें, चाहे बुर्जुआ वाम की सरकारें हों या बुर्जुआ दक्षिण की सरकारें हों, ये सब सरकारें मेहनतकश जनता के साथ एक ही तरह से पेश आती हैं और इन किसी भी सरकार में कुव्वत नहीं है कि वो इस वायरस से निजात दिला सकें, इस वायरस को रोक सकें। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि किसी एक राज्य के स्तर पर, किसी एक देश के स्तर पर इस वायरस को रोका भी नहीं जा सकता। वायरस का जो प्रकृति है, उसका जो प्रसार है और उसकी जो रीच है, उसकी जो पहुंच है, वो अंतर्राष्ट्रीय है। तो वायरस जो है अपने प्रकृति में, अपने प्रसार में पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय है। जबकि ये जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो केरल की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, ये सब सरकारें अपने सीमित, संकीर्ण क्षेत्रीय स्तर पर इस समस्या से, कोविड की समस्या से निपटने के दावे करती हैं और उससे निपटने की कोशिश करती हैं। और इस हास्यास्पद और लाचार कोशिश में वो बार बार असफल होती हैं। वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी पर हमने बहुत शुरू से, जब से ये कोविड संक्रमण शुरू हुआ था, तब से हमने ये दावा किया था कि इस संक्रमण को किसी भी तरह के राष्ट्रीय, प्रादेशिक या क्षेत्रीय प्रयासों के जरिए किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। इस संक्रमण को सिर्फ विश्व स्तर के संगठित प्रयास से ही रोका जा सकता है, लेकिन पूंजीवाद ऐसा करने में असंभव है। और वो इसलिए कि पूंजीवादी दुनिया जो हमारे सामने मौजूद है, जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, ये इतनी विखंडित है, इतने टुकड़ों में बटी हुई है, इतनी सीमाओं में इसका विभाजन है, राष्ट्रीय सीमाओं में इसका विभाजन है, ये टूटी बटी हुई है कि ये कभी भी किसी भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा से लड़ने के लिए मानव जाति को संगठित और एकजुट नहीं होने दे सकती। आपने देखा किस तरह से इस पूरे इस महामारी के दौरान, कोविड महामारी के दौरान, कोविड महामारी ने पूंजीवाद की जड़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सपोज किया। तो इस पूरी कोविड महामारी के दौरान किस तरह से हर प्रदेश, हर सरकार अपने तौर पर अलग से कोशिश करती रही इसे रोकने की, इससे लड़ने की, और एक दूसरे से आगे बढ़कर दावे करते रहे, एक दूसरे से कंपटीशन करते रहे, कॉपरेशन के बजाय प्रतियोगिता करते रहे, सहयोग के बजाय। और यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो और भी बुरा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जो शत्रु राज्य हैं वो ये कोशिश करते रहे, इस बात की कामना करते रहे, इस बात के प्रयास करते रहे
कि जो उनके शत्रु राज्य हैं वे इसमें फंसे रहें और किसी तरह से वे इससे निकल जाएं। जिन देशों को ज़रूरत नहीं थी उन्होंने अपने पास दवाइयों के, वैक्सीन के अंबार लगा लिए, और जिन हिस्सों में दवाइयों की, वैक्सीन की ज़रूरत थी उन हिस्सों को ये दवाइयाँ और वैक्सीन नहीं मिल पाईं। और इस सब के चलते दुनिया के अंदर ये जो महामारी है ये पूरी दुनिया के अंदर फैलती गई, एक हिस्से से दूसरे में फैलती गई, और जिनके पास दवाइयाँ थीं, वैक्सीन थीं, वे भी इसकी चपेट में आते रहे। जिनके हाथ में टेक्नोलॉजी थी वे और भी बुरी तरह से इसकी चपेट में आए। चीन, इटली, फ्रांस, अमेरिका, तो ये दुनिया के जो अग्रणी देश थे, बल्कि महाशक्तियाँ थीं, ये भी इसकी चपेट में आए। ब्रिटेन इसकी चपेट में आया और अब जापान इसकी चपेट में आ रहा है। इस दौरान में जो नीतियाँ रही हैं शासक वर्गों की, पूंजीवादी शासकों की, वो बहुत ही जन विरोधी नीतियाँ रही हैं। पूरी तरह से लाभ की तरफ उन्मुख, शुभ लाभ की तरफ उन्मुख जो है नीतियाँ रही हैं, जिसमें जनता के भले में, जनता के बेनिफिट में, उसके हित में कभी कुछ नहीं सोचा गया, कभी कोई विचार नहीं किया गया। सिर्फ ये देखने की कोशिश की गई, तमाम देश, तमाम प्रदेश ये देखने की कोशिश करते रहे कि कैसे जल्दी से जल्दी वो अपने बाज़ार खोल सकें, अपने उद्योग धंधे खोल सकें, अपने व्यापार चला सकें, अपने स्कूल कॉलेज खोल सकें, और किस तरह से जो लाभ उगलने वाली मशीन है, बाज़ार है, उसको जो है दोबारा से चालू कर सकें। किसी भी तरह से जो जनता के कल्याण की तरफ किसी भी सरकार की नीति जो है वो उसकी तरफ निर्देशित नहीं रही, उसकी तरफ उन्मुख नहीं रही। ये चाहे प्रदेश की सरकारें हों या देश की सरकारें हों, ये तमाम सरकारें जो हैं वो पूरी तरह से इसके अंदर ऐसी नीतियों पर अमल करती रहीं जो पूंजीपतियों को लाभ तो दे सकती थी और देती रहीं, लेकिन वे किसी भी तरह से जनता का हित नहीं कर सकती थी, और उन्होंने नहीं किया, अहित किया उन्होंने। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से टोक्यो में इस समय जापानीज़ जो शासक हैं, जापानी शासक हैं, वे टोक्यो में ओलंपिक्स गेम करा रहे हैं। टोक्यो में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। डेल्टा वायरस का जो वहाँ संक्रमण है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, केरल की तरह टोक्यो के अंदर भी बढ़ रहा है। लेकिन इस सब से बेखबर और इस सब की तरफ पीठ फेरे हुए जो जापान के शासक हैं, वे वहाँ ओलंपिक्स करा रहे हैं। खिलाड़ियों को भी संकट में डाल रहे हैं, कर्मचारियों को भी संकट में डाल रहे हैं, टोक्यो और उसके आसपास की जनता को संकट में डाल रहे हैं, और पूरी दुनिया की जनता को संकट में डाल रहे हैं। वहाँ सैकड़ों देशों की टीम्स जो हैं वो हिस्सा लेने गई हैं ओलंपिक्स के अंदर, और जब वो वहाँ से लौटेंगी तो वो अपने अपने देशों में वायरस लेकर लौटेंगी, और ये वायरस टोक्यो के ज़रिए दुनिया के कोने कोने में फैल जाएगा, और वहाँ से फिर इसको पूरी दुनिया में फैलते कोई देर नहीं लगेगी, और इसमें लाखों लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। अकेले टोक्यो और इसके आसपास और जापान के अंदर ही वहाँ लाखों लोगों के इसकी चपेट में आने और मारे जाने की संभावना है, लेकिन सरकारों की बला से। केरल की सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही। दुनिया के जो बूर्जुआ अखबार हैं, मीडिया है, वो उसकी पीठ थपथपाता रहा कि केरल सरकार जो है कितना बढ़िया काम कर रही है, और उसको मॉडल के तौर पर जो है अमेरिकी अखबारों तक ने, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको जो है, ब्रिटेन में गार्डियन ने उसको जो है सीधा उसके प्रचार को जो है करोड़ों लोगों तक पहुंचाया कि देखिए भारत में केरल सरकार किस तरह से कोविड पर नियंत्रण पा रही है। लेकिन केरल में ये कोई मॉडल नहीं था। अगर केरल के अंदर ये मॉडल होता तो भारत के अंदर ही दूसरे राज्य से कॉपी कर लेते, दुनिया के दूसरे देश से कॉपी कर लेते। ऐसा कोई मॉडल जो है वो केरल के अंदर मौजूद नहीं था। और जैसा हमने कहा कि ये एक होक्स था, एक झूठी कपोल कल्पना थी कि किसी एक राज्य के अंदर जो है कोविड का मुकाबला किया जा सकता है। ये एक देश में समाजवाद जैसी थोथी और भौंडी कल्पना थी कि किसी एक जगह पर इसका मुकाबला किया जा सकता है। जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था को किसी एक देश के अंदर बंद करके, किसी एक इलाके में उसे कैद करके वहाँ समाजवाद का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसी तरह किसी एक इलाके में दुनिया के कोविड से भी मुकाबला नहीं किया जा सकता, इस महामारी से भी नहीं लड़ा जा सकता। लेकिन राष्ट्रवादी और क्षेत्रवादी मानसिकता के मानस के जो शासक वर्ग हैं, बहुत ही संकीर्ण और सीमित मानस के जो शासक वर्ग हैं, वे लगातार ये कोशिश करते रहे कि अपने अपने क्षेत्रों में
वे किसी तरह से इसे रोक सकें। इससे बड़ी कोशिश वे कर भी नहीं सकते थे। अगर ये तमाम शासक ये चाहते भी कि दुनिया के स्तर पर वे मिलकर कोशिश करें तो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो ही वे ये कोशिश करते हैं त्यों ही उनके जो राष्ट्रीय हित हैं, उनके जो क्षेत्रीय क्षुद्र छोटे पैटी जो इंटरेस्ट हैं, हित हैं, वो सामने आ जाते हैं। और उनके इन राष्ट्र राज्यों के बीच में और राष्ट्र राज्यों की तरह ही राज्यों के बीच में जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता की भावना है, वो अपना हाथ ऊपर कर लेती है और कॉपरेशन जो है वो तुरंत ही टूट जाता है। तो दुनिया के स्तर पर किसी तरह के जो भीम प्रयास हैं, जो महती प्रयास हैं, वो ये छोटे छोटे राज्य और छोटे छोटे जो राष्ट्र राज्य हैं या छोटे छोटे प्रदेश हैं, छोटी छोटी सरकारें हैं, ये सीमित दिशा में और सीमित क्षेत्र में, सीमित दायरे में उन प्रयासों को कर सकते हैं और करते भी रहे हैं। लेकिन ये इस बात को समझने में नाकाम रहे हैं कि हमारे वक्त में जो जीवन है वो इन सीमित दायरों को बहुत पहले ही लांघ चुका है। हमारे वक्त में जो बाज़ार है, जो आर्थिकता है, जो मानव जीवन है, वो वैश्विक हो चुका है, उसे एक वैश्विक पटल मिल चुका है। और आज आप किसी भी तरह से महामारी को किसी एक देश में, किसी एक प्रदेश में न तो आने से रोक सकते हैं और न ही उसे किसी देश या प्रदेश में आप कैद कर सकते हैं। उसके खिलाफ सिर्फ वैश्विक स्तर पर ही लड़ा जा सकता है। जिस तरह का इस समय इंटरेक्शन पूरी दुनिया के अंदर है, जिस तरह का आवागमन एक देश से दूसरे देश में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में है, तो उसके चलते आप इसके खिलाफ जो लड़ाई है, किसी बीमारी के खिलाफ, किसी रोग के खिलाफ, किसी वायरस के खिलाफ, किसी बैक्टीरिया के खिलाफ, उसे किसी एक देश के अंदर या उस देश की सीमित शक्तियों के आधार पर आप नहीं लड़ सकते। कितनी तरह के वेरिएंट एक ही साथ दुनिया भर में काम कर रहे हैं। अगर अमेरिका अपने यहाँ पैदा होने वाले एक वेरिएंट को रोकता है तो भारत से दूसरा वेरिएंट उसे मिल जाता है। अगर भारत अपने यहाँ पैदा होने वाले एक वेरिएंट को रोकता है तो इटली या चीन से दूसरा वेरिएंट उसे मिल जाता है। और कोविड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आने वाले समय में दूसरे वायरस भी आएंगे, आ रहे हैं। पहले भी आपने देखा किस तरह से स्पेनिश फ्लू, सार्स वायरस और ये तमाम तरह के जो वायरस हैं ये आते रहे और बड़े पैमाने पे मानव जाति का ये नुकसान करते रहे। लेकिन जब तक मानव जाति एकजुट नहीं होती प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए, त्रासदियों से लड़ने के लिए, विपत्तियों से लड़ने के लिए, तब तक हम अपने वक्त की विपत्तियों का, और हमारे वक्त की जो विपत्तियां हैं, जब हम अपने वक्त की विपत्तियों की बात करते हैं तो हमारे वक्त की जो विपत्तियां हैं वो पहले से बहुत अलग हैं। आप जानते हैं पहले क्या होता था। पहले अगर प्लेग फैलता था तो प्लेग जो है वो बस वहीं तक जा सकता था जहाँ तक बुलॉक कार्ट्स, मतलब बैलगाड़ियाँ और यातायात के साधन आदमी को ले जा सकते थे, तो वो एक क्षेत्र के अंदर सिमट कर रह जाता था। लेकिन आज के दौर में जबकि ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, हवाई जहाज़ और तमाम तरह के जो साधन हैं, पानी के जहाज़ हैं, उनसे लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतना एक क्षेत्र से दूसरे में आ जा रहे हैं, इतना सब कुछ जो है आदान प्रदान दिन भर में कमोडिटीज़ का हो रहा है, वस्तुओं का हो रहा है, जिनसों का हो रहा है। तो उन सब के चलते आज किसी भी तरह से बीमारी से उन तरीक़ों से नहीं लड़ा जा सकता जिन तरीक़ों से हम आज से 100 या 150 साल पहले लड़ रहे थे। तो आज उससे लड़ने के तौर तरीके, उसके हथियार, उसके वेपन्स बिल्कुल अलग होंगे और उसके जो मेजर्स हैं, उसके जो तरीके हैं वो भी बिल्कुल अलग होंगे। और अगर हम इस बात को नहीं समझते, अगर इस बात की हमें समझ नहीं है कि इसके लिए वैश्विक प्रयास चाहिए, वैश्विक बीमारियों के लिए वैश्विक पटल जो है उस पर फैलती हुई इन बीमारियों के लिए, इन चुनौतियों के लिए वैश्विक प्रयास चाहिए, तो हम इससे नहीं लड़ सकते। लेकिन ये समझना ही काफ़ी नहीं है। हम ये समझ भी लें कि वैश्विक प्रयास चाहिए तो भी पूंजीवाद और पूंजीवाद का ये जो ढांचा है जिसने दुनिया को राष्ट्र राज्यों में बिखेर रखा है, जिसने दुनिया के टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं और दुनिया में इन राज्यों को एक दूसरे से कॉपरेट करने के बजाय, एक दूसरे के सहकारी होने के बजाय, एक दूसरे सहयोग करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रखा है, उन्हें शत्रु राज्यों में दुनिया को बांट रखा है।
तो पूंजीवाद के इस प्रबंध के चलते, इस बूर्जुआ दुनिया के चलते किसी भी तरह से इन वैश्विक चुनौतियों से, और अब जितनी भी चुनौतियां हैं वो वैश्विक हैं और आने वाले समय में उनको और भी ज़्यादा वैश्विक आधार मिलता जा रहा है, तो उनसे मानव जाति जो है वो निपटने में अपने आप को असमर्थ पा रही है। इसके अलावा पूंजीवाद हर तरह की इसकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो तमाम जगह पर पूंजीवादी सरकारों को, तमाम देशों में, प्रदेशों में पूंजीवादी सरकारों को चलाने के लिए उन्हें ब्यूरोक्रेसी चाहिए, एक एजेंट चाहिए जो इनकी सरकारों को, इनकी सत्ता को जो है उसके रथ को हाँक सके। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है, इस ब्यूरोक्रेसी की अपनी एक वर्किंग है, उसमें लापरवाही है। आम जनता के लिए इसकी कोई कमिटमेंट नहीं है, किसी तरह की प्रतिबद्धता नहीं है। ये आम जनता के से अलग और उसके ऊपर एक तरह से लिपटी हुई अमरबेल है, एक परजीवी है जनता की काया पर लिपटा हुआ। तो ये किसी भी तरह से जनता के हक में काम नहीं कर सकती, उसके हक में ये प्रबंध नहीं कर सकती। ये बात भी हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। तो ये जो पूंजीवादी सरकारें हैं, जो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी पर और ब्यूरोक्रेटिक मेथड्स पर, लाल फीताशाही पर, अफसरशाही पर निर्भर करती हैं, उस पर टिकी हुई हैं, तो ये किसी तरह से कोविड का मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरे, इस कोविड के दौर में भी जैसा कि नरेंद्र मोदी के शब्दों को हमने बार बार दोहराया है कि ये आपदा में अवसर तलाशती हैं। ये जो बड़े बड़े पूंजीपतियों की दलाल सरकारें हैं और तमाम देशों पर राज करने वाले इनके मालिक पूंजीवादी गिरोह हैं, ये इस आपदा को ख़त्म नहीं करना चाहते, इस आपदा से लड़ना नहीं चाहते, ये इस आपदा को अवसर में बदलना चाहते हैं। जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा था अपने पूंजीवादी दोस्तों को कि कोई बात नहीं, ये आ रहा है, कोविड वेव आ रही है, तो इसका स्वागत करो और इस आपदा को अवसर में बदलो अपने लिए। तो अवसर में बदलने का मतलब यही है कि इस आपदा में, विपत्ति में घिरे हुए, इसमें फंसे हुए लोगों को जमकर लूटो और उनकी लूट से अपनी तिजोरियों को भरो। तो ये जो आपदा है, ये जो अवसर है पूंजीपतियों के लिए, मेहनत कश जनता के लिए आपदा है, पूंजीपतियों के लिए अवसर है। ये हमें एक और भी बात दिखाता है, ये हमें वर्ग संघर्ष को भी बहुत ही नंगे और स्पष्ट रूप में हमारे सामने खड़ा करता है कि कोविड जैसी महामारियां भी जो पूरी मानव जाति के लिए चुनौती बनी हुई हैं, वे भी वर्ग संघर्ष की इस लपेट से, इसकी चपेट से नहीं बच सकती। कोविड महामारी भी जहां आम आदमी के लिए एक विपत्ति है, एक आपदा है, वहीं मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए दुनिया में वो एक अवसर बनी हुई है। भारत में कॉरपोरेट्स की जो दौलत है वो इस बीच में दोगुनी हो गई है और इसी बीच 30% लोग जो हैं वो और गरीबी रेखा के भी नीचे पहुंच गए हैं। तो ये आंकड़े हैं जो हमें दिखा रहे हैं किस तरह से महामारियां भी पूरी जनता को एक जैसा प्रभावित नहीं करती। वे भी, उनका भी अक्स जो है, उनमें भी वर्ग संघर्ष का जो अक्स है वो हमें दिखाई देता है और उनका अक्स वर्ग संघर्ष में दिखाई देता है, क्लास स्ट्रगल में दिखाई देता है। तो ये क्लास स्ट्रगल है, क्लासेस का, वर्गों का अलग अलग बिंब वो जो है हमें उसके अंदर दिखाई देता है। एक तरफ भूख से मरते हुए, सड़कों पर पुलिस से पिटते हुए, नंगे पैर लोग जो है दिल्ली से बिहार की तरफ कूच कर रहे हैं, दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ कूच कर रहे हैं, बंगाल और उड़ीसा की तरफ कूच कर रहे हैं महामारी से बचने के लिए, भूखमरी से बचने के लिए। और दूसरी तरफ जो मुट्ठी भर पूंजीपति हैं वो माला माल हो रहे हैं। तो ये वर्ग संघर्ष है जो, जिसका अक्स जो है हमें कोविड महामारी में भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारे पाठ हैं जिन पर हमने, कुछ पर हमने आज बात की है और बाकी पर हम लगातार करते रहेंगे। तो ये केरल के अंदर जो सर्च हो रहा है, जो उभार हो रहा है कोविड का साथियों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है निष्कर्ष निकालने के लिए और देखने समझने के लिए। और हम देख सकते हैं कि केरल सरकार भी जो है, हालांकि अपने आप को वाम की सरकार कहती है, वो भी इससे उसी तरह के ब्यूरोक्रेटिक मेथड से निपट रही है, इस वेव से, इस लहर से, जिस तरह के ब्यूरोक्रेटिक मेथड से दूसरी सरकारें निपट रही हैं। इस कोविड के दौर में
आपको मैं बता दूं कि केरल सरकार पहली सरकार थी जिसने अपने कर्मचारियों का वेतन काट लिया था कोविड से निपटने के लिए। उसने किसी तरह का कॉरपोरेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया, कॉरपोरेट से उसने किसी तरह की कोई वसूली नहीं की। उसने भी जो गरीब कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर टैक्स लगा दिया कोविड का। उनको उसने उनके वेतन से जो है कटौती कर ली और इसका विरोध हुआ, लोग अदालत में गए, तब जाकर के ये रुका। और इस तरह की तमाम तरह की जो जन विरोधी कार्रवाइयाँ हैं उनमें केरल सरकार दूसरी दक्षिणपंथी सरकारों से किसी तरह पीछे नहीं रही है, जो अपने आप को वाम सरकार कहती है। तो बूर्जुआजी का जो ये वाम पक्ष है, पूंजीपतियों का जो वाम पक्ष है, ये लाल झंडे के पीछे छुपा हुआ जो स्टालिनवादियों की सरकार है, ये किसी भी तरह से जनता के पक्ष की सरकार नहीं है, बल्कि ये हर रंग में, हर रूप में पूरी तरह से बूर्जुआजी का बायां बाजू है। ये उसी की नीतियों को लागू कर रही है और दक्षिणपंथी सरकारों की तरह काम कर रही है। तो साथियों, महत्वपूर्ण सबक हैं जो केरल में कोविड के उभार से हमें लेने हैं। और इसके साथ ही हम आज का ये कार्यक्रम जो है इसको ख़त्म कर रहे हैं। लगातार इस पर हम बात करते रहेंगे और इस तरह के कार्यक्रमों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज हमने यूट्यूब पर नहीं किया, फेसबुक पर ये प्रोग्राम किया है और फेसबुक पर हमने अपने 2-3 पेजेस पर ये प्रसारण किया है। तो आप बताइएगा कि इसमें कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।